हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम टॉप 10 म्यूचुअल फंड देखेंगे दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। मगर उससे पहले आज हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। बेसिक चीज़ें हमें उसके बारे में डिटेल में पता नहीं है दोस्तों, आप लोग जानते भी होंगे। अब आप लोग वो सभी चीज़ें जानते होंगे मगर डिटेल में नहीं पता होगा दोस्तों उसके बारे में आपको, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट है दोस्तों नेट एसेट वैल्यू या नेवी। या नेवी को कहते हैं दोस्तों नेट एसेट वैल्यू। और ये नेवी सिंपल हमें पता है एक प्राइस होती है, मगर वो क्या होता क्या है ये नेवी, तो आपको पता है। अभी म्यूचुअल फंड करता क्या है, बहुत सारे शेयर होल्ड करता है, तो हमें तो वो शेयर दे नहीं सकते। तो एक प्राइस आप देखिए, अभी जैसे शेयर का प्राइस रहता है वैसे ही म्यूचुअल फंड के एनएवी का प्राइस रहता है। आपने जब इन्वेस्ट किया था 20 रुपए 50 रुपए पे आपने इन्वेस्ट किया, तो अगर आपकी एसआईपी है तो हर मंथ आपको अगर प्राइस बढ़ गई तो यूनिट कम आएंगे। हम एनएवी को यूनिट बोलते हैं दोस्तों, तो यूनिट कम आएंगे हमारे अकाउंट में। अगर मार्केट उतर गया, प्राइस कम हो जाएगी, यूनिट ज्यादा आएंगे। जैसे सेम शेयर का रहता है दोस्तों वैसे ही एनएवी रहता है दोस्तों, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं उसको। और जब हम खरीदते तो एनएवी कितना होगा, और जब हम बेचने जाएंगे, अगर आज की डेट में 10 रुपए का एनएवी चल रहा है समझो, तो अगर हम बेचने जाएंगे तब हमें वो 1000 रुपए 2000 रुपए तक चाहिए दोस्तों, तब हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अदरवाइज आप 10 पे खरीद रहे हो, 15 पे बेचोगे, 10 साल बाद तो आपको क्या रिटर्न मिलेंगे। तो इसकी वजह से एनएवी एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको समझ गया होगा ऐसा मैं मानता हूँ दोस्तों अभी। और बस ये भी देखने से ही हमें पता चल जाता है दोस्तों कि ये म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहा है। आप अगर कुछ किसी फंड का नाम डालोगे गूगल पे तो उसका ये भी आ जाएगा। तो ये भी हम जैसे शेयर का चार्ट पैटर्न चेक करते हैं दोस्तों, 6 महीने में कितने रिटर्न, 1 साल में कितने रिटर्न, 5 साल में कितने रिटर्न, वैसे ही हम ये का चेक कर सकते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि कैसी ग्रोथ है फंड की। एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको पता है अभी एचडीएफसी एएमसी। एएमसी क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है दोस्तों। हम जो भी एसआईपी करते हैं उस कंपनी के पास पैसा जाता है और वो कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है दोस्तों, उसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो हम पैसा डाल रहे हैं उनके लिए वो एसेट है दोस्तों, और वो मैनेज करते हैं हमारे एसेट्स, तो इसीलिए उनको एएमसी बोलते हैं दोस्तों। और यही काम होता है फंड का कि अलग अलग फंड बनाए, वो अलग अलग फंड बनाते हैं। अभी एचडीएफसी एएमसी ये पूरी कंपनी है दोस्तों, तो इनके पास बहुत सारे फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप, ऐसे बहुत सारे फंड अवेलेबल है, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फंड हाउस। फंड हाउस भी एएमसी को ही बोला जाता है दोस्तों, एएमसी का दूसरा नाम बोल सकते हो। जैसे अभी कोई बोलता है एचडीएफसी फंड हाउस, कोई बोलता है आईसीआईसी प्रोडेंशियल फंड हाउस, तो ऐसे ही बस एक दूसरा नाम है दोस्तों एएमसी का दूसरा नाम फंड हाउस। जो फंड हाउस यही रहता है दोस्तों, बस दूसरा नाम है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने फंड मैनेजर को काम पे रखा है हमारे इस पे, तो ऐसे भी होता है, तो इसके लिए फंड हाउस बोलते हैं कुछ लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों म्यूचुअल फंड यूनिट्स। जैसे अभी आपको मैंने पहले ही बताया ये नेवी को हम यूनिट्स बोलते हैं। तो अभी कुछ रहता है कि अभी यूनिट्स तो शेयर की जैसी प्राइस रहती है दोस्तों। तो अभी आपको पता है शेयर का नाम रहता है, प्राइस रहती है। तो इसका शेयर इतने रुपीज पे चल रहा है, एसबीआई का शेयर 500 पे चल रहा है, टाटा का शेयर 450 पे चल रहा है, तो ऐसे हम बोलते हैं। तो अभी निपॉन इंडिया का यूनिट कितने पे चल रहा है ऐसे पूछते हैं। तो यही एक बस एक अभी ट्रेड करने के लिए जो रहता है, जैसे हम शेयर ट्रेड करते हैं उसी तरह से ये भी बाजार में व्यापार करता है दोस्तों, मीन्स ट्रेड होता है। तो इसी के लिए इसको यूनिट्स बोलते हैं। और हमें यूनिट भी मिलते हैं दोस्तों, हमें यूनिट मिलते हैं हर महीने। आप एसआईपी कर रहे हो, नहीं तो आपने लमसम लगा दिया एक बार, उस टाइम पे जितना प्राइस चल रहा है एनएवी का यूनिट का, तो वो हमें मिलते हैं। तो वैसे ही यूनिट्स ट्रेड करता है दोस्तों मार्केट के लिए, और इसीलिए यूनिट्स का एक इंपॉर्टेंस है दोस्तों मार्केट में। अभी सीएजीआर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दोस्तों, सीएजीआर का फुल फॉर्म है दोस्तों कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। म्यूचुअल फंड ईयरली हमें कितना रिटर्न दे रहा है इसके बारे में हमें सीएजीआर बताता है दोस्तों। तो अभी आप अगर एनएवी के रिटर्न देखोगे तो आपको 5 साल में 120%, 200% ऐसे दिखेगा, मगर हर साल कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, तो वो सीएजीआर से पता चलेगा कि आपको ऑन एन एवरेज कितने रिटर्न मिल रहे हैं हर साल। तो इसी के लिए यूज होता है सीएजीआर। और कंपाउंडिंग में सीएजीआर को समझने में मदद होती है दोस्तों। कंपाउंडिंग आपको कंपाउंडिंग भी पता होगी दोस्तों, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। अभी तो सीएजीआर ये है दोस्तों कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको कितना मिल रहा है, ईयरली आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं, तो इसके बारे में सीएजीआर एक्सप्लेन करता है दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में। और आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट ये दोस्तों कंपाउंडिंग। तो अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों एसआईपी में, तो हमारी एसआईपी के इन्वेस्टमेंट पे हमें कुछ रिटर्न मिलते हैं दोस्तों, अंदर ही कुछ डिविडेंड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया किसी शेयर को। तो ऐसे हमें उसके ऊपर, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। जो भी हम जैसे अगर किसी को ब्याज पे पैसे दिए, नहीं तो एफडी में हमने पैसा डाला, तो एफडी अभी अगले साल रिन्यू करनी है, तो वहां पे ऑटो ऑप्शन भी रहता है कि एफडी और एफडी के साथ जो रिटर्न मिल रहा है वो भी ऑटो इन्वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो रिटर्न पे रिटर्न मिलेंगे हमें, यही रहता है दोस्तों कंपाउंडिंग। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें उस पर जो रिटर्न मिल रहे हैं वो भी री इन्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों मार्केट में, तो हमें रिटर्न पे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। इसी को कंपाउंडेड बोलते हैं, कंपाउंडिंग यही है दोस्तों कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में हमें रिटर्न पे रिटर्न, ब्याज पे ब्याज ऐसे बोल सकते हो। तो आपको ये जबरदस्त कंपाउंडिंग से आपको जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होती है दोस्तों, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी इन्वेस्ट होते जाता है, आपको जो उस पर रिटर्न मिल रहा है वो भी फिर से री इन्वेस्ट होता है, और आपके इन्वेस्टिंग के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर रिटर्न मिलते हैं आपको। तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग दोस्तों।
और अभी नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिप्रेसिएशन। म्यूचुअल फंड अगर आपका बढ़ रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, मगर आपका म्यूचुअल फंड अगर लॉस में चल रहा है दोस्तों, उसमें गिरावट हुई है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेसिएशन वैल्यू कितनी है। अभी एक घर बनाया आपने 2010 में बनाया और आज की डेट में 2023 चल रहा है दोस्तों, तो उसकी डिप्रेसिएशन वैल्यू निकाली जाती है दोस्तों। तो वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ी या घटी, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ती है, मगर उस टाइम के हिसाब से आपने जब घर बनाया उस टाइम पे आपने अगर 5 लाख में घर बनाया, अगर यही घर अभी बनाना है तो लगभग 10-12 लाख लगेंगे। तो जिस प्राइस पे घर बनाया था उस प्राइस पे भी नहीं बेचेगा दोस्तों ओनर, और जो खरीदने वाला है वो अभी के प्राइस पे तो नहीं खरीदेगा दोस्तों, कि अभी मैं बनाऊंगा तो फिर नया घर बन जाएगा, इससे क्यों लूं मैं पुराना घर। इसी वजह से दोनों के अंदर दोस्तों एक डिप्रिसिएशन वैल्यू क्रिएट की जाती है, कितनी आ रही है डिप्रिसिएशन वैल्यू, और उसके हिसाब से प्राइस तय की जाती है दोस्तों। तो ऐसे ही इसी में होता है दोस्तों। अब अगर आपको रिटर्न मिल रहा है अच्छे, तो ठीक है, आप तो प्रॉफिटेबल हो, डिप्रिसिएशन वैल्यू कुछ है ही नहीं इसमें। मगर आपका अगर लॉस में चल रहा है म्यूचुअल फंड, तो उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू, डिप्रिसिएशन कितना है, गिरावट कितनी है आपकी म्यूचुअल फंड में, और यूनिट आपने कितने पे खरीदा था और अभी कितने पे बेचोगे तो लॉस होगा, इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट है दोस्तों फंड मैनेजर। ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। फंड मैनेजर, आप जो भी पैसा डाल रहे हैं उसका एक फंड मैनेजर रहता है, वही डिसाइड करता है कि किस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, किसको निकालना है, अभी किसके शेयर और ऐड करने हैं, किसकी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये फंड मैनेजर डिसाइड करता है दोस्तों। तो पूरा फंड का जो भी ये है दोस्तों उसी के पास रहता है, फंड का जो भी डिसीजन है वो फंड मैनेजर लेता है दोस्तों। और अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो क्या है दोस्तों? एक्सपेंस रेशो का मतलब है दोस्तों कि अभी हम जो पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, एसआईपी कर रहे हैं, तो हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड में जाएंगे, ये आप पकड़िए एचडीएफसी में जा रहे हैं, तो वो उनका मैनेजर रहेगा, तो उनकी भी कहीं पे तो वैल्यू निकलनी चाहिए दोस्तों। अगर एचडीएफसी इतने आदमी लगा रहा है उसके पीछे अपना पैसा मैनेज करने के लिए, तो उनको भी कुछ हमें देना पड़ेगा दोस्तों। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशो। वो अपनी फीस लेते हैं दोस्तों, एक फंड अपना पैसा मैनेज करने के लिए वो फीस लेते हैं हमसे, और लगभग वो 2% तक रहता है दोस्तों, वेरी करता है, अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशो रहता है दोस्तों। तो यही है एक्सपेंस रेशो। बस हमारे इसे खर्चा निकाल लेते, बस उनका खर्चा निकल जाता है, हमारे जो भी अभी आपका पूरा हो गया 20 साल, तो उसके ऊपर 2% का लगेगा दोस्तों, और वो कट होके बाद में आएगा आपके अकाउंट में। तो ऐसे ही रहता है दोस्तों एक्सपेंस रेशो का। और नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान आप चूज करते हैं दोस्तों। आपको एसआईपी करते टाइम ये पूछा जाता है कि आपको डायरेक्ट प्लान लेना है या रेगुलर प्लान लेना है, तो आप कौन सा चुन रहे हो उसके ऊपर। डायरेक्ट प्लान अगर चुन रहे हो आप, हमने अगर डायरेक्ट प्लान पकड़ा दोस्तों, तो डायरेक्ट हमारा पैसा मार्केट में जाएगा फंड हाउस के पास, और वो लोग खुद इन्वेस्ट करेंगे। और रेगुलर प्लान इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसे ले रहे हैं हम, तो उसके अंदर इंटरमीडिएट रहेगा दोस्तों, कोई भी हमारे और बैंकर के बीच में और एक रहेगा, उसको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो यही रहता है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। अभी हम बात करते हैं टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। पैसा किसने कितना गुना कर लिया है उसके बारे में देखते हैं अभी। और आप देख सकते हो फर्स्ट है दोस्तों टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। इसने पिछले 3 साल में CAGR रिटर्न देते हैं दोस्तों लगभग 30% के, 29.73% पिछले 3 साल में। नेक्स्ट है दोस्तों इडलवाइज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसने 3 साल में लगभग 29.36% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसने भी पिछले 3 साल में लगभग 28% के CAGR रिटर्न दोस्तों, हर साल 28% रिटर्न। और नेक्स्ट है दोस्तों HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसने भी पिछले 3 साल में 27.75% के रिटर्न दिए दोस्तों। ये कम कम होते जा रहा है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको जो तगड़े रिटर्न दे रहा है दोस्तों स्मॉल कैप में। और लास्ट है दोस्तों देख सकते हो अभी क्वांट स्मॉल कैप फंड, जबरदस्त रिटर्न दे रहा है दोस्तों 49.5%। 3 साल में ये लगभग 50% के रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। और आप देख सकते हो सबसे टॉप में चल रहा है क्वांट ही, ये 50% के रिटर्न दे रहा है। इसके नीचे आता है दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड 33.22%। नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 32%। और अभी देख सकते हो क्वांट का फंड 5 साल में भी 24.24% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और जैसे ही आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, ये 2013 में लगभग 10 साल हो गए दोस्तों इसको, और 10 साल में आप देख सकते हो इसने 15.84% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। अच्छे रिटर्न है दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये। और अभी देखिए इसका NAV यूनिट का प्राइस चल रहा है दोस्तों 150 रुपीज का अभी। और रेटिंग देखिए 5 स्टार रेटिंग है इसको, और मिनिमम आप 1000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। और इसका फंड साइज देखिए दोस्तों 2870 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों इसका। और अभी देखिए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लगभग 75 शेयर्स होल्ड किए दोस्तों, और उसमें से 10 टॉप स्टॉक्स देखेंगे हम। फर्स्ट स्टॉक देखिए ITC, ये एक मोनोपोली टाइप स्टॉक है दोस्तों, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में ये जबरदस्त काम करती है। ये नंबर 1 पे है दोस्तों कंपनी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। FMCG में भी अच्छा काम करती है ITC। और आप देख सकते हैं इन्होंने अपने फंड का लगभग 10% लगाया दोस्तों, 9.3% इन्होंने ITC में लगाया। ये अच्छा डिविडेंड भी बढ़ता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए जिंदाल स्टेनलेस, IRB इंफ्रा, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, बिकाजी फूड्स, ये कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है दोस्तों, इसको भी इन्होंने टॉप 10 में जगह दी है। हिंदुस्तान कॉपर, HFCL लिमिटेड, अर्केन केमिकल और इंडिया सीमेंट, तो अच्छे अच्छे स्टॉक ऐड किए दोस्तों इन्होंने टॉप 10 में। और आप देख सकते हैं इन्होंने कितने सेक्टर पकड़े, लगभग 8 सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है दोस्तों। कंज्यूमर स्टेपल में 20%, फाइनेंशियल में 17%,
ऑदर्स में 16%, मेटल एंड माइनिंग में 12%, सर्विसेज में 10.2%, कंस्ट्रक्शन में 9.6% और केमिकल में 8.4% और हेल्थ केयर में लास्ट में 5.8%। और अभी देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एडवांस रेशो, पी, शार्प, अल्फा, बीटा, पीबी, तो ये सभी पॉइंट्स अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।